हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसएस पॉइंट कोचिंग के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो हाई स्कूल के लेक्चर नंबर 3 में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की थी, है ना। तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक संक्षारण और रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता की बात करने वाले हैं। ये दो टॉपिक आपके इस चैप्टर में रिमेंस रह गए हैं, बचे रह गए हैं, जिसकी बात आज हम करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे संक्षारण की कि संक्षारण क्या है, उसके बाद फिर विकृत गंधिता पर आते हैं। संक्षारण होने पर उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लेकर के जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उससे ही स्टार्ट करते हैं। संक्षारण की डेफिनेशन है ना, जो कि कुछ इस तरह से है। आप अपने घरों पर अगर आप कभी देखे होंगे या गेट लगा हुआ है और वहाँ पर से पानी बह रहा है, हाँ, या कील रखी हुई है बहुत दिन से, है ना, पड़ी हुई है, तो आप उसको कभी सोचे कि चलिए यूज़ में लाते हैं, और आप यूज़ में लाने के लिए जब उसे निकालते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर रेडिश ब्राउन परत जमी होती है, या परत कह सकते हैं, या उसकी परत निकल गई होती है। दरअसल उस पर जमती नहीं है परत, उसको हम कह सकते हैं कि जो आयरन की जो ऊपरी सतह थी वो निकल गई है, परत निकल गई है। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों होता है ना, वो ऊपरी परत क्यों निकल गई, है ना। उसी को हम उसी प्रोसेस को, जो निकलने वाला प्रोसेस था ना, उसको संक्षारण कहते हैं। बट यहीं से संक्षारण की डेफिनेशन पूरी नहीं हो जाती है। संक्षारण की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो कुछ इस तरह से होती है ना। और ये सिर्फ आयरन पे नहीं होती है, बहुत सारे मेटल्स पर भी होती है संक्षारण की प्रक्रिया। आयरन पर अगर होती है तो उसे हम रस्ट कहते हैं, है ना। सभी मेटल्स के लिए हम रस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं, रस्ट शब्द का, जंग लगने का, है ना, पर आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि संक्षारण है क्या। अब उसकी डिफिनीशन पर आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जो आयरन पर संक्षारण हुआ या रस्टिंग हुई है वो किस वजह से हुई है ना। वो जो डिफिनीशन मैं बताऊँगा उससे ही आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस वजह से हो रही है। तो सुनिए, संक्षारण क्या है। किसी भी धातु की सतह पर नमी और वायु की उपस्थिति में, है ना, किसी भी धातु की सतह पर नमी और वायु की उपस्थिति में उसकी परत का क्षय हो जाना। क्या हो जाना? नमी और वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उसकी ऊपरी सतह का क्षय हो जाना। किसकी? धातु की। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। संक्षारण, है ना, लिखने से समझ में आता है, देख करके ना, मैं बोल दूंगा फिर आप बोलते जाएंगे। संक्षारण क्या है? किसी धातु की सतह, किसी धातु है ना, संक्षारण क्या है? किसी धातु की सतह पर नमी और वायु की उपस्थिति में धातु के द्वारा अभिक्रिया करके उसकी सतह का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। उसकी सतह का क्षय कैसे होता है? ध्यान दीजिए, आपने देखा भी होगा कि जब भी आयरन पर जंग लगता है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न यही होता है कि धातु की सतह का क्षय हो गया। अगर आपके कोई चीज़ मोटी सी चादर है, उस पर थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाएंगे तो पतला नहीं होता जाएगा। कोई भी वस्तु मोटा है, उसके ऊपरी सतह को हटाते जी तो पतला होता चला जाएगा। प्याज का छिलका ही है, वो मोटा है, उसको आप फाड़ नहीं सकते, लेकिन ऊपरी सतह हटाते जी तो पतला हो जाएगा, तो तोड़ देंगे ना। तो उसी तरह से वो कमज़ोर होता जाता है ना। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होती है? जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या अभिक्रिया होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आयरन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल, अब इसे हम क्या कहें, वाटर है यानी नमी है। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो नमी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना। और इसकी प्रेजेंस को हम कैसे जान सकते हैं? ठंडे पानी को, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, जब भी आप बॉटल जो होती है या फिर कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहरी सतह पर पानी आ जाता है। वो कहाँ से आता है? वो बोतल से चीर फाड़ कर नहीं निकलता है ना, छेद करके बाहर नहीं आता है। वो वातावरण में उपस्थित नमी होती है ना, क्योंकि गर्मी होने की वजह से, गर्म होने के वातावरण होने की वजह से वो नमी जो होती है वो वाटर वेपर के रूप में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बॉटल से टकराती है वाटर वेपर तो कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है संघनन उसका होता है। 9th क्लास में आपने संघनन पढ़ा होगा। तो उसका संघनन हो जाता है और वो संघनन हो करके एकत्रित हो जाती हैं, है ना। वही वाटर वेपर होता है, देखिए, जो एकत्रित होकर के वाटर के फॉर्म में आ जाता है।
मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं इसी वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ और ऑक्सीजन तो है ना उपस्थित है ही है। तो ये जो आयरन होता है वो इससे अभिक्रिया करके देखिए आयरन ऑक्साइड बनाता है ना। अब यहाँ पर x मोल ऑफ वाटर रहता है, x मोल ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो हम कहेंगे सर Fe2O 3 डॉट x H2O है ना, H2O इसमें रहता है। बात समझ में आ रही है ना। ये Fe2O 3 और H2O बन जाता है। इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये रेडिश ब्राउन होता है, क्या होता है, और यहाँ पर इसका जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, ये रेडिश ब्राउन होता है ना। यहाँ पर दरअसल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, फिर ये तो है आयरन ऑक्साइड तो ये बना ही लिया है ना। यहाँ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। ओके, ये बात समझ में आई, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। अब ये रेडिश ब्राउन होता है, आयरन का ऑक्साइड जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसी में हम कॉपर की अगर वो ले लें, है ना, आपको पता है कॉपर, या फिर हम चलिए सिल्वर का ले लेते हैं, है ना। सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है ना। सल्फ़र से अभिक्रिया करके जो सिल्वर होता है वो Ag2S है ना, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ब्लैक कलर आता है उसका, है ना। तो ये भी कोरिजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम कॉपर से लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कॉपर का जब हम कोरिजन कराते हैं तो क्या होता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कई स्टेप्स में आपको दिखाने वाले हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, देखिए, अगर कॉपर कोरिजन करके ये बनाता है Cu2O, ठीक है, हाफ O2 ले लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, हाफ O2 का मतलब शायद आपको ना समझ में आए, है ना। ये अगर O हमें लेना होता क्योंकि हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हम इसको हाफ करते हैं, तो ये एक ऑक्सीजन आएगा कि नहीं। तो अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये Cu2O बनाता है, क्या बनाता है, Cu2O बनाता है, तो ये पिंक कलर का होता है। देखिए, आपने तो सुना होगा सर ग्रीन होता है कॉपर, है ना, ग्रीन हो जाता है। कॉपर की पाइप आपने देखी होगी, यूटेंसिल्स देखे होंगे, ग्रीनिश आ जाता है कलर उस पर, और आप तो सब पिंक कह रहे हैं। ठीक है, हम पिंक कह रहे हैं क्योंकि पिंक होता है। जब ग्रीन होता तो उसकी फॉर्म अलग होती है, यहाँ पिंक है तो इसकी फॉर्म अलग है। फिर क्या होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मोर, है ना, तब ये CuO बनाता है, और बच्चों ये ब्लैक होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिकॉज जब आप देखते हैं गाड़ियाँ चलती हुई रहती हैं तो वहाँ से, है ना, जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कितनी हीट वहाँ पर होती है। जहाँ पर आप गाड़ी अगर किसी जाम में इस समय गर्मी के टाइम में फंस जाए तो जान निकल जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हर गाड़ी से धुआं निकल रहा होता है, हर व्हीकल से धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, जो कि बहुत ही हीट प्रोड्यूस करती है। तो अब ध्यान दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। H2O और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, H2SO4 बना लेता है, एसिडिक फॉर्म बना लेता है, और ये रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और आपको बता दें कॉपर कार्बोनेट आपका ग्रीनिश होता है ना, ग्रीन कलर होता है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसका जो कोरिजन हुआ था वो, उसको आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं, पिंक हुआ। आप अगर कभी कहीं सर्च मारिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो आप सर्च मारने की जरूरत, मैंने आपको बता दिया है ना, कि कॉपर जब ऑक्साइड बनाता है, Cu2O बनता है, तो उसका कलर पिंक होता है, फिर ब्लैक होता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड से उपस्थिति में जब उसकी अभिक्रिया होती है, जब उसका संक्षारण होता है, तो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है ना। तो ये रहा टोटल आपका संक्षारण के एग्जाम्पल, है ना। इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। हम सबको रस्ट नहीं कह सकते हैं, सिर्फ आयरन के लिए हम रस्टिंग यूज़ करते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोरिजन समझ में आया होगा। अब क्या है कि जब ये कोरिजन होता है तो हमारी जो मेटल्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और हम तो ऐसा चाहते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम कोई भी वस्तु अगर लें तो लंबे से लंबे समय तक टिकी रहे, ठीक है। तो अब हमें कुछ उसकी प्रिवेंटेशन करनी होगी ना, उसकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कई चीज़ें करते हैं, है ना। जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस होता है इसके प्रिवेंटेशन का, वो होता है पेंटिंग करना। क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि जब आप आयरन से बनी वस्तुओं को जब आप लेते हैं, देखते हैं, तो क्या करते हैं, आप उस पर पेंटिंग कर देते हैं। दरअसल पेंटिंग करने से क्या होता है,
है ना, आपको मैं बता देता हूँ और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर अगर हम पेंटिंग कर देते हैं तो पेंटिंग करने से क्या होता है ना, वो संक्षारण से उसका प्रिवेंटेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब आप पेंटिंग करते हैं तो जो मेटल की ऊपरी सतह होती है वो क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है। पेंट करने पे अगर सपोज़ ये आयरन और आप इसमें पेंट की कोटिंग कर देते हैं, है ना, तो जब नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर रिएक्शन होगी तो आयरन की प्लेट पर नहीं होगी। तो जब तक आप पेंट करते रहेंगे तब तक वो सेफ़ रहेगा। तो पेंट भाई उतर भी तो सकता है, पेंट धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी निकल जाएगा, फिर आप उसको पेंट दोबारा करेंगे तो वो सेफ़ रहेगा और लंबे समय तक आयरन का रस्टिंग नहीं होगी, तो उसकी सतह जो होगी वो निकलेगी नहीं और आपका प्रिवेंटेशन होता रहेगा। एक और प्रोसेस होता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये तो आप क्लियरिटी आ गई होगी कि पेंटिंग करके हम सेव कर सकते हैं और आपने ये तो आप डेली बेसिस में देखते रहते हो, डेली एग्जांपल्स आपके पास मिलते हैं। आपके घरों में भी कई सामान होंगे, है ना, जिसको आपने क्या होगा पेंटिंग की होगी। गेट हो गया, कूलर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके यहाँ, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसे, गैल्वेनीकरण। अब यूपी बोर्ड है, गैल्वेनीकरण हम भूल जाते हैं, है ना, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी भी मेटल पर जब आप जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, है ना, आप क्या करते हैं? जिंक की प्लेटिंग करते हैं। मेटल पर क्या करते हैं? जिंक की प्लेटिंग करते हैं। आयरन पर ही ले लीजिए या कॉपर पर ले लीजिए, क्योंकि कॉपर भी क्या होता है आयरन और इससे दोनों से कम रिएक्टिव होता है, जिंक से भी, तो उस पर प्लेटिंग की जा सकती है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आयरन पर ही, चलिए ले लेते हैं एग्जांपल, उस पर आप जिंक की क्या कर देते हैं? प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे कि उसका गैल्वेनाइजेशन हो जाता है और उसका प्रिवेंटेशन हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये दूसरा प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का। मेनली आपको समझना क्या था गैल्वेनाइजेशन में कि सर इसमें जिंक की प्लेटिंग की जाती है ना। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में ऊपरी सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। प्लेटिंग का मतलब पतली परत चढ़ाई जाती है। और थर्ड प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इसमें इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ऊपर जो है ना, धातु दूसरे धातु की सतह चढ़ाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके बर्तन जो होते हैं वो चमकते रहते हैं। जब आप नया बर्तन लेते हैं या आप फ़ोन लेते हैं तो वो चमकता रहता है ना। फ़ोन का जो पीछे का कवर होता है ना, आपने देखा होगा। तो होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में, आप यूटेंसिल्स जब लेते हैं तो देखिए उस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है ना। जब चमक आती है उसमें क्रोमियम की ऊपरी सतह पर परत चढ़ी होती है, इस वजह से उसके अंदर चमक होती है। अगर वो क्रोमियम जो आपकी मेटल, क्रोमियम मेटल का नाम आपने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। जब क्रोमियम, स्टील की बात करते हैं ना, स्टील है ना, तो स्टील में क्या होता है, वहाँ पर ये क्रोमियम की परत उस पर चढ़ी होती है। निकिल होता है ना, आयरन होता है और स्टील होता है, क्रोमियम होता है ना। तो क्रोमियम की परत के कारण ही उस पर चमक होती है और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ना, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में एनोड कैथोड के बारे में, है ना। और उस पर जाकर जो है परत चढ़ जाती है ना। ये तो आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उसका प्रिवेंटेशन कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक धातु की सतह पर दूसरे धातु की क्या की जाती है ना, प्लेटिंग की जाती है, या कह सकते हो उस पर परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और चौथा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस होता है ना, वो होता है एलॉय। क्या होता है? एलॉय का फॉर्मेशन। अब एलॉय फॉर्मेशन क्या है या एलॉय क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में ही जान लें। ये एलॉय क्या है, फिर हम बताएंगे कि एलॉय से कैसे फॉर्मेशन करके जो है धातुओं की सेफ्टी, मतलब कि उसको संक्षारण से, कोरिजन होने से रोका जाता है। देखिए एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समजाती मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलॉय पदार्थों का नहीं, मेटल्स का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम एलॉय कहते हैं, ठीक है।
अब आपने होमोजीनियस मिश्रण के बारे में भी सुना होगा, जैसे आप चीनी को पानी है ना, वाटर को शुगर में डिज़ोल्व है ना, वाटर में शुगर को जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि चीनी है भी या नहीं, ऐसा होता है ना। तो आप कुछ ऐसा ही करते हैं एलॉय फॉर्मेशन में, उनको इस तरह से इंटरमिक्स करते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। किनका? मेटल्स का, दो या दो से अधिक मेटल्स का क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम एलॉय कहते हैं। आपको पता है कार्बन आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अगर प्योर आयरन की बात करें, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ यहाँ पर। अगर हम प्योर आयरन की बात करें तो जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अब उसको हम कैसे हार्डनेस उसकी लाई जाए, है ना, तो वो एलॉय में ही, एलॉय फॉर्मेशन के द्वारा ही आता है। करते क्या हैं कि हम प्योर आयरन में कार्बन 0.005%, मतलब इतना परसेंट कार्बन, सोचिए जैसे कि आयरन का 100 ग्राम में इतने ग्राम 0.005 ग्राम, इतने ग्राम जो है ले करके आयरन कार्बन मिला देते हैं, कोक मिला देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, तो वो और हार्ड हो जाता है। समझ पा रहे हैं? बहुत सॉफ्ट आयरन तो वर्क करेगा नहीं, है ना, मजबूत होगा नहीं। उसकी मजबूती के लिए हम क्या करते हैं, ये कार्बन मिला देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से जब आप स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो उसमें निकल होता है, आयरन होता है और आपकी क्रोमियम होता है। ठीक है, तब आपका स्टेनलेस स्टील बनता है ना। इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं एलॉय के फॉर्मेशन होते हैं। गोल्ड में भी आपकी इसी तरह से एलॉय फॉर्मेशन बनता है, मतलब क्योंकि गोल्ड भी बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है ना। तो सबके लिए हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हमारा जो मेटल होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कुछ ये प्रोसेस थे प्रिवेंटेशन के। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ सारे प्रोसेस का प्रिवेंटेशन के। सबसे पहला मैंने आपको बताया था पेंटिंग, जिसमें हम पेंट करते हैं। दूसरा मैंने बताया था गैल्वेनीकरण, यानी जिंक की प्लेटिंग की जाती है ना, गैल्वेनाइजेशन में। फिर तीसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलते हैं, एक धातु की सतह पर दूसरे धातु की, है ना, जो उससे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन उसके प्रेजेंट में रिएक्शन ना करें वाटर के वेपर के, तो उसकी हम क्या करते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, है ना, जिससे कि सेफ्टी रहती है। और चौथा हमने आपको बताया एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, धातुओं की सेफ्टी कर सकते हैं, प्रिवेंटेशन कर सकते हैं कोरिजन से। ये रही 4 बातें ना प्रिवेंटेशन की। ठीक है, उसके बाद अब आपका जो एकदम लास्ट टॉपिक है हाई स्कूल की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, उसका नाम है रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। अब हम रेंसिडिटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, देखिए आप देखते होंगे कि गर्मियों में, है ना, कोई भी अगर आप खाद्य पदार्थ जो होता है ना, वसा और ऑयल जो जिसमें होता है, उसको अगर आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे अचार हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें महक आ जाती है। क्या आ जाती है? महक आ जाती है। नमी और वायु की उपस्थिति में, वहाँ पर भी यही चीज़ होता है, नमी की उपस्थिति में उसमें क्या होता है, महक आ जाती है। इसे ही हम विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं? यानी कि वो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ख़राब हो जाते हैं। उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका टेस्ट क्या होता है, बदल जाता है और अच्छा नहीं लगता है ना। आपने देखा होगा कई बार, है ना। तो होता क्या है कि अब हमको इससे बचाने के लिए, है ना, कि उसके अंदर जो है ना, ऑक्सीजन जो है ना, जो गई हुई है, मतलब कि उससे जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया हो, है ना, नमी की उपस्थिति में, यानी उसका रेंसिडिटी जो आई है, विकृत गंधिता जो हुई है ना, उससे बचाने के लिए क्या किया जाए। तो आप चिप्स के पैकेटों में देखते होंगे, अगर आप गौर कीजिए, अगर चिप्स की पैकेट फट जाए तो क्या वो इतने दिन तक बची रह पाएगी? अगर वो फट गई और हल्का सा क्रैक आया, उसके अंदर एयर चली गई, अब वो रिएक्ट कर जाएगा ना, है ना। वो जो पदार्थ है, वसा ऑयल, वो सब रिएक्ट कर जाएंगे और उससे जो है उसमें महक आ जाएगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उसके प्रिवेंटेशन के लिए क्या करते हैं, है ना, चिप्स के पैकेटों में हम उसमें अक्रिय, अब वायु तो कुछ न कुछ तो भरना ही है, गैस तो भरना ही है, पर हम ऐसी गैसेस भरते हैं जो उनसे रिएक्ट ना करें, जो उससे रिएक्ट ना करें।
बात समझ में आई। या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं जिन्हें, ठीक ना, ठीक ना। हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन और BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये जो दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है प्रिवेंटेशन ऑफ फूड के लिए। किसके लिए? प्रिवेंटेशन ऑफ फूड के लिए। किससे? रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए, है ना। प्रिवेंटेशन करते हैं, फूड के प्रिवेंटेशन में यूज़ करते हैं BHT। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। वैसे रेंसिडिटी बहुत ही कम पूछा जाता है, बट इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा कि नमी वायु की उपस्थिति में क्या होता है, फूड पदार्थों में क्या आ जाता है, महक आ जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं रेंसिडिटी, है ना। और इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो, है ना, ऑक्सीडाइज हो करके उसका जो टेस्ट हो वो ख़राब ना हो, खाना जो हो आपका वो सही रहे, सेफ़ रहे। तो उसके प्रिवेंटेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आप उसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। मैं प्रिवेंटेशन का जो आपका एजेंट है वो बता देता हूँ ना। प्रिवेंटेशन एजेंट, प्रिवेंटेशन का जो एजेंट है वो आपका होता है BHT और BHA। ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। अभी एंटीऑक्सीडेंट एजेंट क्या होते हैं? BHT ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है। तो ये उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, जिससे कि आपका फूड प्रिवेंट रहता है। और एक है ब्यूटेरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके फूड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। विकृत गंधिता भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आप एंटीऑक्सीडेंट्स लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। ये आपका यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर समाप्त है, आपको समझ में आया होगा, है ना। पूरे चैप्टर का हम एक रिवाइज मार देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया बताई, उनके गुणों के बारे में बताया। उनके गुणों को बता करके हमने जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया था। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बताई थी ना। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और उसके बाद हमने बताया था आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, है ना, वो समाप्त किया लास्ट लेक्चर जब इसके पहले लिया था। और आज हमने आपको संक्षारण और रेंसिडिटी, कोरिजन और रेंसिडिटी, है ना, ये बता दिए और उसकी प्रिवेंटेशन के तरीके बता दिए कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ठीक है। इतनी बातें हमने आज की, है ना। अब इस पर थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको अच्छी तरह से घिसा क्यों जाता है, या और बाकी जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको भी मैंने बीच बीच में लगवाता गया हूँ, बताता गया हूँ, है ना। इतनी ही बातें आपको यहाँ पर करनी थी। ठीक है। तो यहाँ से जब हमने बता दिया कि हमारा चैप्टर अब समाप्त हो गया है ना। लास्ट टॉपिक तक हम बता रहे थे कि हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पर है। तो लास्ट टॉपिक हमारा था विकृत गंधिता, है ना। तो ये इसके बाद, है ना, हम आपको सवाल कुछ क्वेश्चंस कराएंगे NCERT बेस्ड, है ना, जिसका मैं कुछ आज आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन NCERT के ले आने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है बच्चों।
तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि आपको एक दो चार क्वेश्चंस में अभी एक डेमो के रूप में बता देता हूँ कि ये इस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं। जो मेरे पास जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो आपको करा देता हूँ। तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के आपको दो टॉपिक संक्षारण और विकृत ग्रंथिता जरूर समझ में आया होगा। विकृत ग्रंथिता के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया है ना, क्योंकि बेसिकली इसका यही एक्सप्लेनेशन होता है कि बहुत लंबे समय तक पदार्थ अगर रखे होते हैं, खाद्य पदार्थ तो तेल और वसा युक्त होते हैं, उन पर वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण हो जाता है ना। लिख लेंगे डेफिनेशन आप लोग, है ना। लंबे समय तक खाद्य पदार्थ तेल या वसा से युक्त लंबे समय तक तेल या वसा से युक्त रखे खाद्य पदार्थ में क्या होता है, नमी की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कि उनमें महक आ जाती है, सड़न हो जाती है ना। उससे प्रिवेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि पैकेट जो चिप्स के होते हैं उनमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होती है ना। इसकी वजह से आपका फूड जो होता है वो प्रिवेंट होता है, बचा रहता है। ऐसी ऐसी बातें होती है डेंसिटी में। तो चलिए आइए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। दो चार क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वो मैं आपको जो है करा देता हूँ, है ना। अनसॉल्व क्वेश्चन जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। देखिए अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, है ना। पर आपको दो चार क्वेश्चन मैंने सोचा कि आज करा करके जो है चैप्टर लेक्चर को फिनिश करता हूँ, है ना। अब आप बताइए कमेंट करके अगर आपको इसका आंसर पता हो, बाकी मैं तो बताऊँगा ही, है ना। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। आप अगर कहेंगे लाइव क्लास में उसमें आप के सारे सवाल आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। और ऐसे भी, है ना, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले वो मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पर आपको, है ना, सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, है ना, इस पे जो ऑप्शन दिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, वाष्पन या उत्पादन। ऑक्सीकरण, अपचयन ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे बहुत सिंपल भी है ना। इट्स नॉट टू हार्ड। वाष्पन या ऊर्ध्वपातन, अगर इतना सरल है बताइए, है ना। ऊर्ध्वपातन नहीं। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना सिंपल है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। पहले लिख ले रिएक्शन। अब मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा अब तक, है ना। और नहीं भी आया है तो अब आ जाएगा देख करके इस रिएक्शन को, है ना। अब आप अगर इस रिएक्शन को देखते हैं तो आपको इससे क्या मालूम पड़ता है। ये चार ऑप्शन में कुछ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में बर्न होती है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। फिर जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, इससे बहुत टाइम लगता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन या संयोजन। दो या दो से अधिक पदार्थ एडिशन, यानी उसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। इस तरह से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बी प्रिपेयर, है ना, रेडी रहिएगा, है ना। आपको क्वेश्चन के आंसर भी देने होंगे, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आए तो मैं सबको आंसर आपको क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, है ना। और आपका यहाँ से फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के चलते, बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आपको यहाँ पर पूरी तरह से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँगा, है ना। तो आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, है ना। संक्षारण और एनसीईआरटी ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना। मैंने क्वेश्चन का डेमो दे दिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। इससे भी अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और यही आते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।